हेलो एवरीवन। एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहे हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ में। पहली न्यूज होगी कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व KMTR। इसके बाद देखेंगे बहुपक्षीय अभ्यास लॉ पैरोल्स। इसके बाद देखेंगे ऑस्कर अवार्ड्स 2023। फिर देखेंगे ड्रैगन फ्रूट, ये हाल ही में चर्चा में रहा। इसके बाद सेमीकंडक्टर पर भारत अमेरिका की संधि कॉपरेशन। इसके बाद देखेंगे आगे भारत के हथियारों का आयात सीपरी, इसकी रिपोर्ट आई है अभी। इसके बाद शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। तो कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व KMTR। तमिलनाडु के शोधकर्ताओं ने कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व के बफर जोन में भारत में पहली बार एक दुर्लभ कीट प्रजाति पाई है। इसे आखिरी बार 127 वर्ष पहले वर्ष 1893 में श्रीलंका में देखा गया था। माइमुसेमिया सिलोनिका एक कीट प्रजाति है जो उपप्रजाति अग्रेस्टिन और नॉक्टुइडे समूह से संबंधित है। KMTR को वर्ष 1988 में मौजूदा और सन्निहित कलक्कड़ तथा मुंडनथुरई वन्यजीव अभयारण्यों को मिलाकर बनाया गया था। कलक्कड़ मुंडनथुरई को तमिलनाडु में पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसमें आर्द्र सदाबहार वन है। यह 14 नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है। यह अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा भारत में पौधों की विविधता और स्थानिकता के 5 केंद्रों में से एक माना जाता है। बाघों के अतिरिक्त इस वन में सांभर, चित्तीदार हिरण, हाथी, तेंदुए, जंगली कुत्ते और बड़ी संख्या में पक्षियों की प्रजातियां, सरीसृप आदि पाए जाते हैं। अब इसके बाद अगली न्यूज देखते हैं। बहुपक्षीय अभ्यास लॉ पैरोल्स। बहुपक्षीय अभ्यास लॉ पैरोल्स का तीसरा संस्करण 13 से 14 मार्च 2023 तक हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। इस संस्करण में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, भारतीय नौसेना, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के कर्मियों, जहाजों और इंटीग्रल हेलीकॉप्टरों की भागीदारी रहेगी। यह द्विवार्षिक युद्धाभ्यास लॉ पैरोल फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समुद्री समन्वय को अधिकतम करना है। स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री और फ्लीट टैंकर INS ज्योति युद्धाभ्यास के इस संस्करण में भाग लेंगे। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना की भागीदारी मैत्रीपूर्ण नौसेनाओं के बीच उच्च स्तर के तालमेल, समन्वय और परस्पर संचालन के उच्च स्तरों तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में कानून आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो अब आगे चलते हैं। ऑस्कर अवार्ड्स। हाल ही में 95th ऑस्कर में नाटू नाटू गीत को मोशन पिक्चर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पहला भारतीय गीत है और यह पुरस्कार जीतने वाला दूसरा भारतीय भाषा का गीत है। इसके बाद द एलिफेंट विस्पर्स ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म का पुरस्कार जीता। शॉर्ट फिल्म्स ऑस्कर प्रतिमा, जो 13.1/2 इंच लंबी होती है और सोने से सजी होती है, विश्व में सबसे अधिक विख्यात ट्रॉफियों में से एक है। प्रतिमा, जिसे आधिकारिक तौर पर मेरिट एकेडमी पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, ऑस्कर के रूप में प्रसिद्ध है। इस उपनाम को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 1939 में अपनाया था। तो बाकी चलते हैं। ड्रैगन फ्रूट। एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH के तहत विदेशी और विशिष्ट क्षेत्र के फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चिन्हित संभावित क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। कमलम, जिसे ड्रैगन फ्रूट कहा जाता है, इसके लिए MIDH के तहत क्षेत्र विस्तार का लक्ष्य 5 वर्षों में 50,000 हेक्टेयर है। कमलम या ड्रैगन फ्रूट व्यापक रूप से पिताया के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिणी मैक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मूल का है। इसकी खेती व्यापक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, अमेरिका, कैरेबियन द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में की जाती है। इसे 21वीं सदी का चमत्कारिक फल भी कहा जाता है। ड्रैगन फ्रूट हिलोसेरियस कैक्टस पर उगता है, जिसे होनोलुलु क्वीन के नाम से भी जाना जाता है।
फिलहाल भारत में ये कमलम फल की खेती सीमित है और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम एवं नागालैंड के किसानों के द्वारा इसकी खेती की जाती है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जिसमें पिताया, पिठैया और स्ट्रॉबेरी नाशपाती शामिल हैं। दो सबसे आम प्रकारों के छिलके चमकदार लाल रंग के होते हैं और जिनका ऊपरी सिरा हरे रंग का होता है, जो एक ड्रैगन के समान दिखाई देती है। सबसे व्यापक रूप से उपलब्ध किस्म में काले बीजों के साथ सफेद गूदा होता है, हालांकि लाल गूदे और काले बीजों के साथ एक कम सामान्य प्रकार भी मौजूद है। फल मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें कम कैलोरी और आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक जैसे पोषक तत्वों की अधिकता होती है। दोस्तों, रुकावट के लिए माफ़ी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर पर भारत अमेरिका की संधि। अब यह चर्चा में क्यों रहा? हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारत अमेरिका पांचवें वाणिज्यिक संवाद 2023 के दौरान सेमीकंडक्टर अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया, जो भारत को इलेक्ट्रॉनिक सामानों का केंद्र बनने के लंबे समय से पोषित अपने सपने को साकार करने में मदद कर सकता है। समझौता ज्ञापन अमेरिका के चिप्स और विज्ञान अधिनियम तथा भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के मद्देनजर सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन एवं विविधीकरण पर दोनों सरकारों के मध्य एक सहयोगी तंत्र स्थापित करना चाहता है। अब इस समझौते का महत्व देखें तो व्यापार हेतु स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है। अमेरिका और चीन चिप निर्माण में अग्रणी देश हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए अमेरिका के साथ समझौते से वाणिज्यिक अवसरों की सुविधा तथा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास से भारत को काफी मदद मिलने की संभावना है। और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला की बात करें तो यह वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एक केंद्रीय भूमिका प्रदान करने में मदद कर सकता है। भारत के समक्ष चुनौतियां देखें तो उच्च निवेश की आवश्यकता है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही जटिल एवं प्रौद्योगिकी गहन क्षेत्र है, जिसमें भारी पूंजी निवेश, उच्च जोखिम, लंबी अवधि तथा पे बैक अवधि और प्रौद्योगिकी में तीव्र बदलाव शामिल हैं, जिसके लिए महत्वपूर्ण और निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है। दूसरा देखें तो सरकार से इसमें काफी न्यूनतम वित्तीय सहायता मिली है और फैब्रिकेशन क्षमताओं की कमी भी है भारत में इसरो और डीआरडीओ के पास अपने अपने फैब फाउंड्री हैं, लेकिन वे मुख्यतः आवश्यकताओं तक ही सीमित है, साथ ही दुनिया के संदर्भ में नवीनतम रूप में परिष्कृत नहीं है और इसका सेटअप भी काफी महंगा होता है। सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की स्थिति देखें तो भारत वर्तमान में सभी प्रकार के चिप्स का आयात करता है और वर्ष 2025 तक इस बाजार के 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि सेमीकंडक्टर चिप के घरेलू निर्माण के लिए भारत ने हाल ही में कई पहलें शुरू की हैं, जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। नतीजतन डिजाइन कंपनियों को चिप डिजाइन करने के लिए अच्छी मात्रा में प्रोत्साहन दिया जाएगा। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और सेमीकंडक्टर के विनिर्माण के लिए स्कीम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर भी शुरू की है। वर्ष 2021 में भारत ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 10 बिलियन डॉलर की उत्पाद आधारित प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है और वर्ष 2021 में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सेमीकंडक्टर डिजाइन में शामिल कम से कम 20 घरेलू कंपनियों को शिक्षित करने और अगले 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने की सुविधा के लिए डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव डीएलआई योजना भी शुरू की है। केवल भारत में वर्ष 2026 तक इसकी खपत 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2030 तक 110 बिलियन यूएस डॉलर को पार कर जाने की उम्मीद है। अब हम देखें शीर्ष 5 सेमीकंडक्टर निर्माता देश कौन से हैं। तो शीर्ष 5 देश जो सबसे अधिक सेमीकंडक्टर का निर्माण करते हैं वे हैं ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, यूएसए और चाइना। ताइवान और दक्षिण कोरिया में चिप्स के वैश्विक ढलाई कारखाने का लगभग 80% हिस्सा शामिल है। विश्व की सबसे उन्नत चिप मेकर टीएसएमसी का मुख्यालय ताइवान में ही है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। भारत के हथियारों का आयात, सीपरी। अब यह चर्चा में क्यों रहा? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपरी के ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स
ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2018 से 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना रहा। इसके बाद सऊदी अरब और यूक्रेन का स्थान रहा। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं देखें तो वैश्विक हथियार हस्तांतरण की बात करें अगर तो वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण में 5.1% की कमी आई है। यूक्रेन में युद्ध की पृष्ठभूमि में वर्ष 2013 और वर्ष 2018 से 22 के बीच में यूरोपीय देशों द्वारा प्रमुख हथियारों के आयात में 47% तक का हाइक हुआ है। वैश्विक हथियारों के निर्यात में अमेरिकी हिस्सेदारी 33% से बढ़कर 40% हो गई है, जबकि रूस की हिस्सेदारी 22% से गिरकर 16% हो गई है। वर्ष 2013 से 17 और वर्ष 2018 से 22 के बीच पाकिस्तान द्वारा हथियारों के आयात में 14% का हाइक हुआ है और वर्ष 2018 से 22 में पाकिस्तान के 77% हथियारों की आपूर्ति करने वाले चीन के साथ वैश्विक कुल का 3.7% रहा। अब देखें भारत का हथियार आयात आउटलुक। तो भारत वर्ष 2018 से 22 में हथियारों का विश्व में सबसे बड़ा आयातक था, जो कुल वैश्विक आयात का 11% हिस्सा था। वर्ष 2013 से 17 और 18 से 22 के मध्य अपने हथियारों के आयात में 11% की गिरावट के बावजूद भारत शीर्ष आयातक बना रहा। अब देखें भारत को हथियार आपूर्तिकर्ताओं के विषय में। तो रूस 2013 से 17 और 18 से 22 के मध्य भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था, किंतु भारत में हथियारों के आयात में इसकी हिस्सेदारी 64% से गिरकर 45% हो गई, जबकि फ्रांस वर्ष 2018 से 22 के मध्य भारत के लिए दूसरे सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता 29% के रूप में उभरा। उसके बाद यूएसए 11% पर है। भारत के मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस की स्थिति अन्य आपूर्तिकर्ता देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण दबाव में है, जबकि भारतीय हथियारों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है तथा वर्ष 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से रूस के हथियारों के निर्यात में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। भारत ने इन 5 वर्ष की अवधि के दौरान इजराइल, दक्षिण कोरिया और दक्षिणी अफ्रीका से भी हथियार आयात किए, जो वैश्विक स्तर पर शीर्ष हथियार निर्यातकों में से एक हैं। हथियार आयात के चालक कारकों पर देखें तो पाकिस्तान और चीन के साथ भारत का तनाव हथियारों के आयात की उसकी मांग को काफी हद तक प्रभावित करता है। और हथियार आयात में कमी के कारणों को देखें तो हथियारों के आयात में गिरावट के लिए भारत की धीमी और जटिल हथियारों की खरीद प्रक्रिया और इसके हथियारों के आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने के प्रयासों सहित कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वहीं पर भारत का मेक इन इंडिया भी इसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और भारत से हथियारों की आपूर्ति अगर देखें तो रूस और चीन के बाद इस अवधि के दौरान भारत म्यांमार का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था, जो इसके आयात का 14% हिस्सा था। वर्ष 2018 से 22 में चीन ने पाकिस्तान को 77% हथियारों की आपूर्ति की। अब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की बात करें तो यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो आयुध, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण में अनुसंधान हेतु समर्पित है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में स्टॉकहोम, स्वीडन में हुई थी। यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक जनता को खुले स्रोतों के आधार पर डेटा विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।